ओके, तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? स्टरलाइजेशन के बारे में। स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्सिस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन लाइक फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो हमने फिजिकल एंड मैकेनिकल के बारे में पढ़ा था। नाउ हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में? केमिकल के बारे में। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके, तो मैं भी आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करेंगे, then we will move to the chemical method of sterilization. Okay, स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? यस मैम। Now, what is sterilization? Sterilization is making a substance free from all microorganism, both in vegetative and sporing states. ठीक है, यही बताया था मैंने। स्पोर क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज अडेप्टेड फॉर डिस्पोजल एंड सर्वाइविंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, स्पोर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, प्लांट, एल्गे, फंगे एंड सम प्रोटोजोआ। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है यस मैम। कि स्टरलाइजेशन क्या है? यस मैम। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कीपिंग अवे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर स्टरलाइजेशन क्या करता है? सब्सटेंस को फ्री करता है फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो चाहे वो स्पोरिंग स्टेट में हो। ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज डिसइंफेक्शन? डिस प्लस इन्फेक्शन। बताइए डिसइंफेक्शन क्या होता है? मैंने क्लास में ही बताया था, बताइए। मैम, रिमूव ऑफ ऑल पैथोजन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म? पैथोजन ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन डज नॉट अफेक्ट स्पोर स्टेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो होता है डिसइंफेक्शन, ये स्पोर्स को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, देन एंटीसेप्सिस, एंटी प्लस सेप्सिस, इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को बचाना, एंटी प्लस सेप्सिस। सेप्सिस इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है ना? ठीक है, इन्फेक्शन होना। ठीक है, तो दैट इज सेप्सिस। एंटीसेप्सिस, उससे बचाव करना। ठीक है, कैसे बचाव करते हैं? कोई घाव या कोई टिश्यू उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से बचा के हम इन्फेक्शन वहां पे होने से बचा सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे कर सकते हैं? हम केमिकल्स यूज करके, विच इज एंटीसेप्टिक। ठीक है, केमिकल या डिसइंफेक्टेंट which can be safely applied on skin या mucous membrane पे to prevent infection by inhibiting the growth of bacteria। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? yes or no? कोई ऐसा यस मैम। पूछ सकता है? ठीक है, फिर बैक्टीरियोसाइडल या जर्मिसाइड्स या बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? साइडल मतलब बैक्टीरिया किल करना। स्टैटिक मतलब ग्रोथ को वहीं की वहीं रोकना। ठीक है, इसमें रोकना। clean यस मैम। करेंगे बट ग्रोथ रोक देंगे, वो दोबारा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे तो स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देन क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब स्टरलाइजेशन से पहले ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी स्टेप होता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन से पहले, जैसे कि कोई मिट्टी या कोई डर्ट को उस चीज के ऊपर से हटाना, फिर उसे स्टरलाइज या डिसइंफेक्ट में करते हैं। डिकंटामिनेशन बताया था मैंने, कंटामिनेशन को दूर करना। कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड चीजें, द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग एन आर्टिकल और एरिया फ्री ऑफ कंटामिनेंट। कैसे कंटामिनेंट? माइक्रोबियल, केमिकल, रेडियोएक्टिव या अदर हजार्ड जो है। क्लियर है? इज इट क्लियर? डिकंटामिनेशन समझ में आया सभी को? रिप्लाई करो।
यस, डीकंटामिनेशन समझ में आया बेटा? यस मैम। कंटामिनेशन को हटाना, डी प्लस कंटामिनेशन। कंटामिनेशन क्या है? अनवांटेड चीजें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग एन आर्टिकल, साफ करना आर्टिकल को या एरिया को फ्री ऑफ कंटामिनेंट, कंटामिनेंट से फ्री करना। कैसे कंटामिनेंट? माइक्रोबियल, केमिकल, रेडियोएक्टिव एंड अदर हैजार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। कोई मुझे बता सकता है मैकेनिकल में कौन कौन से थे? एनीवन? स्कर्विंग और सेडिमेंटेशन। वेरी गुड बेटा, ठीक है। और फिजिकल में बताइए। फिजिकल में मैम सनलाइट, ड्राइंग और वाइब्रेशन आपने बताया था। हाँ, सनलाइट, ड्राइंग, हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, वाइब्रेशन, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। और फिर होती है केमिकल एजेंट, जैसे कि अल्कोहल, जो हम लोग के सैनिटाइजर्स यूज करते हैं। व्हाट इज दिस? अल्कोहल ही तो है, ठीक है। इथाइल आइसोप्रोपाइल, ट्राइक्लोरोब्यूटेनॉल, अल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, डाई, हेलोजन्स, फिनोल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट, मेटालिक सॉल्ट्स, ठीक है। एंड गैसेस लाइक इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टेन। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना? ठीक है। नौ फिजिकल मेथड्स बताए थे मैंने स्टरलाइजेशन के। सनलाइट, ड्राइंग, हीट में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। सनलाइट में आप लोगों को बताया था मैंने कि यूवी रेज जो होती है उसका स्टरलाइजिंग इफेक्ट होता है, या फिर हम लोग जो होता है धूप लगाते हैं ना कपड़ों को, ठीक है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं यूवी रेज की वजह से और हीट की वजह से, ठीक है। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सूखना, अगर मॉइस्चर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। ड्राइंग का डिलीटेरियस इफेक्ट होता है हमारे बैक्टीरिया के ऊपर, स्पोर्स लेकिन अनअफेक्टेड होते हैं उससे, ठीक है। हीट, हीट में क्या है? ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, ठीक है। ड्राई में कौन कौन से बताए थे? इंसिनरेशन, फ्लेमिंग, ठीक है। इंसिनरेशन बताया था आप लोगों को, फ्लेमिंग बताया था, रेड हॉट बताया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस एंड नो रिप्लाई करिए। यस एंड नो। यस मैम। फिर मैंने फैक्टर बताए थे जो स्टरलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं बाय हीट, नेचर ऑफ, कि कैसी हीट अब यूज करें, ड्राई हीट यूज करें, मॉइस्ट हीट। ये कुछ फैक्टर है जो स्टरलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एंड टाइम, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, स्ट्रेन, स्पोरिंग कैपेसिटी, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल, जिस विच ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर से जिसको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। किलिंग इफेक्ट, जिसमें क्या होगा? प्रोटीन डीनेचुरेशन होती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है, एलिवेटिव लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। किलिंग इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट कितना किलिंग इफेक्ट कर रही है? ड्यू टू डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। फिर ड्राइंग हीट में फ्लेमिंग बताया था, आग के ऊपर रख देना, रेड हॉट करना, जैसे फोर्सेप, स्पैचुला, इनोकुलेटिंग लूप एंड वायर। इंसिनरेशन में क्या होता है? कंबशन करना, जला देना, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कंटामिनेटेड क्लोथ, एनिमल करकैसेस, पैथोलॉजिकल मटेरियल, पीवीसी, पॉलिथीन, ये सारी चीजें, ठीक है। हॉट एयर अवन बताया था इसमें ही, ठीक है। इसमें क्या होता है? इवनली एयर स्प्रेड होती है, गर्म एयर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ग्लास वेयर जो होते हैं वो ड्राई करके रखते हैं इसमें। ओवन को हम ओवरलोड नहीं रख सकते हैं। आर्टिकल को अरेंज करेंगे किस तरीके से कि वो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर हो, ठीक है। देन
जब स्टरलाइजेशन हो जाएगी, ये जो नीचे टाइमिंग दे रखा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसके 2 घंटे बाद हम अवन को खोलेंगे। ठीक है, यही सब बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए थे इसके। देन मॉइस्ट हीट के अंदर 3 तरीके के थे, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, एट 100 डिग्री एंड अबव 100 डिग्री। बिलो को पाश्चराइजेशन बोलते हैं, एट 100 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? यस बताइए। 100 डिग्री टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? रिप्लाई करो। पास्चुरेशन। 100 डिग्री को 100 डिग्री को बोलते हैं हम पाश्चराइजेशन। बॉइलिंग बोलते हैं। पानी बॉईल नहीं करते घर पे? ठीक है, बिलो 100 डिग्री को हम पाश्चराइजेशन बोलते हैं, जिसमें 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए से होल्डर मेथड बोलते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस 15 to 20 मिनट्स के लिए होता है। और फिर एकदम से या तो 30 मिनट वाला मेथड यूज करेंगे या फिर 15 to 20 मिनट वाला मेथड यूज करेंगे। उसके बाद एकदम से हम क्विकली उस चीज को, जिस चीज को गर्म किया उसे हम ठंडा कर देंगे 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जिसमें भी नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया, सल्मोनीला और बहुत सारे हीट रेजिस्टेंट जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं इसमें होल्डर मेथड पे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो बताइए। यस बताइए। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में, कंफ्यूजन हो रही। क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ ना। देखो, मॉइस्ट हीट में 3 तरीके की हीट होती है। मॉइस्ट मतलब गीली, भाप नहीं होती। भाप इज अ काइंड ऑफ हीट ना, तो वो गीली तो हुई, पानी निकलता है, उस पे वेपर्स बनते हैं। ठीक है, तो एक होता है 100 डिग्री के नीचे, एक होता है 100 डिग्री पे, एक होता है 100 डिग्री से ऊपर। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम उस स्टरलाइजेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं पाश्चराइजेशन। जो हम पैकेट वाला दूध पीते हैं वो पाश्चराइज्ड होके आता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है 30 मिनट के लिए, या 72 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, जो 30 मिनट वाला जो मेथड है दैट इज नोन एज होल्डर मेथड। ठीक है, फिर एकदम क्विकली 13 डिग्री सेल्सियस पे उसको कूल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है जिसमें हम स्टरलाइज करते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है? इसमें सारे नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस को हम किल करते हैं। अब क्लियर है? यस मोना, क्लियर है? है मैम। अब क्या कंफ्यूजन है ये बताओ। ये दो टेम्परेचर दे रखे हैं इन्होंने, इन दोनों में से कुछ भी कर लेते हैं। तुम देख सकते हो कि इसके अंदर टाइम की वेरिएशन है। अगर डिग्री जो है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कम टाइम के लिए, और टेम्परेचर कम है तो ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, फिर एकदम से कूल कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। लेकिन इसमें नॉन स्पोरिंग पैथोजन किल होते हैं, स्पोर्स किल नहीं होते हैं। ठीक है, किस टाइप के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है, सल्मोनेला जो टाइफाइड करता है। ठीक है, कुछ हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये किल करते हैं। और ये सारे के सारे बेसिकली होल्डर मेथड, 30 मिनट वाला जो मेथड है उसमें किल होते हैं। समझ में आया? 100 डिग्री को बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, ओके। नॉर्मल बॉइलिंग सिर्फ हम स्टरलाइजेशन के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर हम उस पानी के अंदर 2% सोडियम बाइकार्बोनेट डाल लेते हैं और 10 से 30 मिनट तक बॉइलिंग करते ही रहते हैं तो वो स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। क्लियर है? ओके। देन स्टीम अंडर प्रेशर बताया था आप लोगों को। ऑटोक्लेव जैसे घर में कुकर नहीं होता, कुकर के अंदर क्या होता है, 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा वो। ठीक है, फिर जब उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो सीटी आती है। ठीक है,
तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है ऑटोक्लेव के अंदर। ऑटोक्लेव एक डिवाइस है जो स्टीम का यूज करती है स्टरलाइज करने के लिए इक्विपमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट। कुकर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बॉईल होती रहती है चीजें और अंदर क्या होता है, स्टीम बनती है, फिर एकदम इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि सीटी आती है और प्रेशर रिलीज होता है, फिर स्टीम बनती है, फिर सीटी आती है, फिर प्रेशर रिलीज होता है। ऐसा ही होता है ना कुकर में? यस और नो? यस मैम। बाकियों को समझ में आ रहा है? यस मैम। काजल, नीरज, मोना? यस मैम आ रहा है। मोना को समझ में आ रहा है? आ रहा है मैम। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, स्पोर, ये सारे के सारे, इसमें स्पोर भी किल होते हैं, पता है? ठीक है। अच्छा, वैसे 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए करते हैं हम ऑटोक्लेव। 15 मिनट के लिए टेम्परेचर कितना पहुंचाते हैं? बस 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन कुछ प्रियॉन्स होते हैं, ठीक है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये 134 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, जब वाटर बॉईल होता है, भाप बनती है, तो वेपर बनते हैं, जो उसका प्रेशर बनता है वो इक्वल होता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के, जब पानी बॉईल होता है तब। अगर अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग किसे कहते हैं, जितने भी वेपर बन रहे हैं, बॉईल टेम्परेचर ले रहा है, पानी बॉईल करते हैं तो टेम्परेचर होता है, ठीक है, नीचे से आग के ऊपर तुमने पानी चढ़ाया, टेम्परेचर आया उसमें, तो जब उसके अंदर से भाप बननी शुरू हो गई, जब उस भाप का जो वेपर प्रेशर है, उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है, तो बॉइलिंग होती है। अब अंदर अगर हम उसको ढक देंगे, ऊपर से ढक देंगे और अंदर क्या होगा, प्रेशर बनता रहेगा, तो इनसाइड क्लोज वेसल अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल इंक्रीजेस टू, समझ में आ रहा है? अंदर अंदर का जो वेपर प्रेशर का जो टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो के ज्यादा हो जाए, ठीक है। कुकर है, कुकर बंद है ना, अंदर जो प्रेशर बना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो बॉइलिंग हुई, फिर अंदर और बॉईल होता रहा, और बॉईल होता रहा, तो वेपर बनते रहे बनते रहे बनते रहे, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, एक लेवल तक वो सहन करेगा, उसके बाद सीटी ऊपर हो जाती है उस प्रेशर के मारे, समझ में आ रहा है? इतनी भाप बाहर निकलती है। तो दैट इज ऑल्सो सेम द विद द ऑटोक्लेव। इसमें क्या होता है, हम सेट करके रखते हैं कि 121 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। अगर 121 डिग्री सेल्सियस पे देंगे तो 15 मिनट के लिए देंगे, 134 पे देंगे तो 3 मिनट के लिए देंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अरे भाई रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब ये टेम्परेचर जो 108 डिग्री सेल्सियस से लेके 147 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसमें क्या क्या चीजें इसमें स्टरलाइज होती है, ड्रेसिंग्स, इक्विपमेंट, लैबवेयर, लैब के अंदर जो भी चीजें यूज हो रही है, जैसे फ्लास्क है, बीकर है, ये सारी चीजें, मीडिया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे बहुत सारे तरीके के स्टीम स्टरलाइजर होते हैं बेटा। लैब ऑटोक्लेव, हॉस्पिटल ड्रेसिंग, बाउल एंड इंस्ट्रूमेंट, रैपिड कूलिंग एंड डोमेस्टिक प्रेशर कुकर को भी हम यूज कर सकते हैं। अब दे रखा है ना 121 पे 15 मिनट के लिए, 126 यूज करेंगे तो 10 मिनट के लिए, 134 पे 3 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डिसएडवांटेजेस पढ़ाई थी, फिर फिल्ट्रेशन बताया था आप लोगों को, फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया था ना, जैसे नॉर्मल हम चाय छानते हैं, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है छलनी के पोर साइज के, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो हम फिल्टर यूज कर रहे हैं उसका साइज इतना होगा कि अगर हमें बैक्टीरिया, कोई सोल्यूशन है उसके अंदर से बैक्टीरिया को अलग करना है, तो बैक्टीरिया के साइज से क्या होगा, वो जो फिल्टर का साइज है वो बड़ा होगा, ताकि सॉरी छोटा होगा, ताकि वो बैक्टीरिया ऊपर रह जाए। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस एंड नो? यस मैम। ओके, नाउ अलग अलग तरीके के फिल्टर होते हैं, कैंडल फिल्टर, एब्सेस्टर, सिंटर्ड, मेम्ब्रेन। कैंडल फिल्टर जो हम लोग के घर में आरओ में लगा हुआ होता है, ठीक है। दो तरीके के कैंडल फिल्टर होते हैं, अनग्लेज्ड एंड डायटोमिशियस।
फिल्टर्स, ये मटेरियल होते हैं, अनग्रेज सिरेमिक डायटोमिशियस फिल्टर, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन अपसेस्टर्स होते हैं, सिंगल यूज डिस्क होती है ये। फिर सिंटर्ड ग्लास होते हैं, ग्लास के बने हुए होते हैं, इसमें एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है, एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। इनमें टूटने का डर रहता है और एक्सपेंसिव होते हैं। फिर मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन वाले क्या होते हैं, सेलुलोज एस्टर के होते हैं या अदर पॉलीमर्स के होते हैं, ठीक है। इसी का यूजुअली यूज करते हैं वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलिटी टेस्ट के लिए और पेरेंटल यूज के लिए। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है? ये मैं वही रिवाइज करा रही हूँ अभी जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ठीक है। फिर है रेडिएशन, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। तो आयनाइजिंग में आता है गामा रेज, एक्स रेज, और नॉन आयनाइजिंग में आएगा इंफ्रारेड, यूवी, ये सारे के सारे आते हैं। ओके, नाउ केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। केमिकल एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट, कैसे वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था सेल के अंदर प्रोटीन जरूर होता है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है, सेल ही तो है। वायरसेस क्या है, उसमें प्रोटीन की कोटिंग होती है, बीच में डीएनए होता है। बैक्टीरियल सेल का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा ही है, उसके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर वो प्रोटीन मर जाएंगे तो क्या उनका स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाएगा? और अगर स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन हुआ तो क्या होगा, वो किल हो जाएंगे। तो एक तो ये है एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट्स, कैसे वो उनको किल करते हैं। समझ में आ रहा है भाई? बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। हु इज दिस एस के गौतम? एस के गौतम कौन स्टूडेंट है बेटे? रिप्लाई करिए, मुझे अटेंडेंस भी लगानी होती है ना। मैम एस की गौतम नहीं क्या? मैम एस की गौतम नहीं, शिवानी गौतम। एक और कोई कैंडिडेट है जो एस के गौतम के नाम से है ना? ठीक है, ले लो ले लो ले लो, भगवान मत करो, ले लो भगवान मत करो। ओके, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? बेटे समझ में आ रहा है? यस और नो पहले रिप्लाई करो तभी आगे पढ़ाऊंगी। मैम आ रहा है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। होने लगी। हाँ जी, समझ आ रहा है ना सभी को? केमिकल एजेंट का एक एक्शन समझ में आया, प्रोटीन कोगुलेशन। क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन तो होता ही होता है ना, तो कोगुलेशन, अगर मान लो कोई केमिकल एजेंट ने कोगुलेट मतलब इकट्ठा कर देना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो गया तो उसका फंक्शन खराब हो जाएगा, तो सेल खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन है डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन एक्सपोजर, डैमेज या लॉस ऑफ कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन को खराब कर देना, सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी तो सेल के अंदर का सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर रिमूव करना सल्फिड्रिल ग्रुप, ठीक है, जो जरूरी होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम।
जो सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एंजाइम्स है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग के लिए तो जरूरी होता है सल्फाइड्रिल ग्रुप, उसको हटा देना विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो अगर वो फंक्शनिंग ही नहीं करेगा एंजाइम, तो उसका फंक्शन खत्म, सेल बेकार हो गया। फिर है सबस्ट्रेट कंपटीशन। सबस्ट्रेट कंपटीशन का मतलब कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के ऊपर, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है, किसी चीज के ऊपर काम कर रहा है, अगर हम उसी की जैसा सिमिलर चीज केमिकल की फॉर्म में ले आएंगे तो वो उससे बाइंड हो जाएगा, उस पर काम नहीं करेगा, तो वो बच गया ना जिसपे वो काम करता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बताइए। अच्छा, कितने पॉइंट समझ में आए? कितने पॉइंट शुरू समझ से में आए बता बेटा? दो। हाँ, शुरू से ही बता दूं? केमिकल। अरे तो केमिकल में कितने पॉइंट समझ आए? देखो, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेल ही होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन अगर खराब हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक सेल है, उसकी मेम्ब्रेन अगर खराब हो जाएगी तो अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा है कि उनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है, उनके काम, उनकी फंक्शनिंग के लिए होता है, ठीक है। अगर हम उस ग्रुप को हटा देंगे तो एंजाइम काम करने बंद कर देंगे, तो वो सेल खराब हो गया, ठीक है। सबस्ट्रेट कंपटीशन का मतलब ये है कि अगर कोई एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, तो अगर हम वही सबस्ट्रेट जो है कोई और केमिकल की फॉर्म में दे देंगे तो वो उस केमिकल से भी बाइंड करने लग जाएगा, तो उसकी जो अंदर की नेचुरल जो सबस्ट्रेट है उससे बाइंड करने की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो सेल की फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी। अब समझ में आया? समझ में आया? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। ठीक है। कॉमनली यूज्ड केमिकल जो हम यूज करते हैं दैट इज अल्कोहल, डाई, ठीक है। अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये ज्यादा यूज होता है। कभी भी आप लोग अब जब सैनिटाइजर की बोतल खरीदो तो उसके पीछे पढ़ना कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। कंसंट्रेशन ज्यादातर 60 to 90% यूज करते हैं, वैसे जो अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन होती है वो तो 70% होती है। अगर उससे ज्यादा या कम हम करते हैं तो वो इतनी इफेक्ट नहीं होती है, वो सेल के मेम्ब्रेन को इतने अच्छे से डैमेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम यूज करते हैं इन द डिसइंफेक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर्स। जो थर्मामीटर्स हम यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल इज इफेक्टिव अगेंस्ट फंगल स्पोर्स, कैबिनेट्स या इंक्यूबेटर, इन सबको साफ करने के लिए मिथाइल अल्कोहल को यूज किया जाता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, टॉक्सिक होता है और इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। देन है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, ये सारे के सारे क्या है, अल्कोहल, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ये क्या है, केमिस्ट्री पढ़ी है ना 12th क्लास में, 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ी है, इंटर में। यस मैम। तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे ना हम, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, पढ़ते थे ना, वही है ये, उन्हीं के ही, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। ओके। इसका बैक्टीरियोसाइडल, स्पोरोसाइडल, साइडल मतलब बताओ? किल अभी करना। बताया था ना, किल करना, वेरी गुड। तो बैक्टीरिया को किल करना, स्पोर को किल करना, और लीथल इफेक्ट होता है वायरस इसके ऊपर, किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। लेकिन आप लोग सोचो कि भाई जो वायरसेस है, भाई फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज कर ले, वायरस मर जाएगा या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो बैक्टीरिसाइडल, स्पोरिसाइडल और लीथल इफेक्ट है इसका वायरसेस पे, लेकिन ये वैसे ह्यूमन के लिए बहुत टॉक्सिक है। वरना हम सोचेंगे जी हम तो इसे यूज कर लेते हैं, वायरस मर जाएगा, नो। लेकिन ये ह्यूमन के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, इसे हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए एंटी एनाटॉमिकल स्पीशीज, जो हम लोगों की 12वीं क्लास में जो लैब में नहीं होते थे स्पेसिमेन, उसे प्रिजर्व करने के लिए। एंथ्रेक्स के स्पोर्स जो हमारे बालों पे या फिर वूल के ऊपर, ऊन के ऊपर कोई
अगर एंथ्रेक्स के स्पोर्स हो जाते हैं तो उसको किल करने के लिए हम अल्डिहाइड को यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को। फिर अल्डिहाइड में दूसरा है ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड क्या होता है, ये इफेक्टिव होते हैं ट्यूबर के लिए, बेसिलाई के लिए, फंगस के लिए, वायरसेस के लिए, इन सब के लिए ये इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस टॉक्सिक होते हैं और लेस इरिटेंट होते हैं टू आई एंड स्किन। कौन सा, ग्लूटरल्डिहाइड। ठीक है, और इसे हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए एनेस्थेटिक रबड़, एनेस्थेटिक रबड़ को स्टरलाइज करने के लिए, फेस मास्क को, प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, मेटल के इंस्ट्रूमेंट, पॉलिथीन की ट्यूबिंग, इन सब के स्टरलाइजेशन के लिए ग्लूटरल्डिहाइड यूज करते हैं। खाली हमें प्रोसेस नहीं पढ़ना, हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेडिकल फील्ड के अंदर कौन कौन सी चीजें इन चीजों से स्टरलाइज होती है, ताकि वो आप लोगों के आगे काम आ सके। समझ में आ रहा है? यस मैम। बस एक ही बच्ची को समझ में आ रहा है, और कौन बोलेगा यस? हाँ जी, यहाँ पे है नहीं है? सागर, यस काजल, मैम। काजल, यस मैम। नीरज, शिवानी, मोना, सभी को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैडम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। नीरज पटेल रिप्लाई करो। नीरज पटेल रिप्लाई करो। नीरज पटेल रिप्लाई करिए। नीरज तुम वहां पे हो या फिर ऑन करके बेटा इधर उधर चले गए हो? मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू है उसके। नेक्स्ट इज डाई। ठीक है, दो तरीके की डाई यूज होती है, एनिलीन एंड एक्रिडिन। दोनों की दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक? मैम जो रोक देता है। जो ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, दोनों की दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, हाई डाइल्यूशन बट लो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है, किल करने की एक्टिविटी कम होती है। एनिलीन डाइड होती है, ज्यादा एक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट आई है, प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, यूफ्लेविन, अमीनाट्राइन। ठीक है, ये क्या करती है, डीएनए कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ती है ऑर्गेनिज्म के, और किल करती है और डिस्ट्रॉय करती है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है बेटे? समझ में आ रहा है? डीएनए के जो यस मैम। कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, डीएनए टूट जाएगा तो सेल क्या बचेगा? ठीक है, और क्या करती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो सेल की नंबर कैसे इंक्रीज होंगे? रिप्रोडक्शन पता है ना, नेक्स्ट जनरेशन, गिव बर्थ टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, देन हेलोजेंस, हेलोजेंस आर आल्सो केमिकल्स, आयोडीन, क्लोरीन, फिनोल्स, आयोडीन और क्लोरीन्स आर द हेलोजेंस। ठीक है, इसको हम स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह आयोडीन को यूज करते हैं, स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है बैक्टीरियो की किल करने की, और मॉडरेट एक्शन होता है स्पोर्स के ऊपर, थोड़ा बहुत स्पोर्स को भी किल कर लेते हैं। क्लोरीन को हम डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वाटर, गंदा पानी आता है, क्लोरीन की गोलियां डालते थे ना पहले के लोग, ताकि गंदगी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए उसके अंदर से। फिर स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने के लिए, फूड और डेयरी इंडस्ट्रीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, हाइपोक्लोराइड एंड बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, क्लोरीन भी। बैक्टीरियोसाइडल वही बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, ये वायरस इस पे भी काम करते हैं। ठीक है, फिनोल्स, फिनोल को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। कोल तार जो होती है ना, उसकी डिस्टिलेशन करने के बाद, डिस्टिलेशन एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, 170 से 270 डिग्री पे उसे डिस्टिलेशन करके तब हमें फिनोल मिलता है। इसके क्या लीथल इफेक्ट होते हैं, ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, सेल के कंटेंट को बाहर निकाल देगा और उसे तोड़ देगा। ठीक है, फिनोल का ये काम है। लो कंसंट्रेशन क्या करेगी, हाई कंसंट्रेशन फिनोल यूज करेंगे तो सेल को तोड़ेगा। लो कंसंट्रेशन क्या करेगी, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देगा, इकट्ठा कर देगा। प्रोटीन इकट्ठा हो गया तो सेल तो आधा मर गया।
आधा क्या पूरा ही मर गया, क्योंकि प्रोटीन्स ही है जो फंक्शनल होते हैं, है ना। सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं। डीएनए भी तो प्रोटीन ही बनाता है जो एक्सप्रेस होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? बताओ बेटा। यस मैम। तो ये तो थे लिक्विड हैलोजन, फिनोल्स, डाई, अल्डिहाइड, अल्कोहल। फिनोल और अल्कोहल एक ही चीज हो गई, ओल ओल लगा हुआ है ना लास्ट में। अब गैसेस कौन कौन सी यूज होती है, ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए, लाइक इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड गैस एंड बीटा प्रोपियोलैक्टोन, बीपीएल, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड, इसका एक्शन किस वजह से होता है? अल्काइलेशन द अमीनो कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल सल्फाइल ग्रुप इन प्रोटीन। भाई सीधी सीधी सी बात है, प्रोटीन को किल, प्रोटीन के ऊपर इसका एक्शन होता है। डीएनए और आरएनए के ऊपर भी होता है। अब बच्चा क्या, सेल के अंदर डीएनए भी होता है, वायरसेस के अंदर आरएनए होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे डीएनए हुआ, वायरसेस की बात करेंगे आरएनए हुआ, आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन हुआ, और बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर इथाइलिन ऑक्साइड काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब किस किस चीज को हम इससे स्टरलाइज कर सकते हैं? हार्ट लंग मशीन जो होती है उसको, रेस्पिरेटर्स को, सूचर्स को, डेंटल इक्विपमेंट को, बुक्स को, क्लोथिंग को, इन सबको इथाइलिन ऑक्साइड से हम स्टरलाइज करते हैं। तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि हार्ट लंग मशीन जो है उसकी स्टरलाइजेशन किससे करी जाती है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। हाजी मेरे को आवाज नहीं आ रही है, बताओ बेटा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई रिप्लाई करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताऊं फिर मैं कुछ और। यस और नो कुछ तो रिप्लाई करो। समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बताती हूँ। मुझे लग रहा है मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है? मैम जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी अब आ रही है। स्क्रीन भी शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? मैम ओके। तो हार्ट लंग मशीन अगर पेपर में आता है, हार्ट लंग मशीन को किस चीज से स्टरलाइज करते हैं, तो आप बोलेंगे थाइलिन ऑक्साइड से, ठीक है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड गैस, इसको हम यूज करते हैं ओटी रूम को फ्यूमिगेट करने के लिए, या अदर रूम को फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन मतलब धुआं धुआं करके फॉर्मेल्डिहाइड गैस को धुएं की फॉर्म में भेजकर ओटी रूम को साफ कर लेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे, और अदर रूम्स को, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनती है? जब हम 150 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 280 ml फॉर्मेलिन के अंदर हर 1000 क्यूब फीट ऑफ रूम वॉल्यूम, अगर 1000 क्यूब फीट रूम वॉल्यूम होता है तो हमें 150 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेना पड़ता है 280 ml फॉर्मेलिन में, तब बनता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस, ठीक है। समझ में आया? और उससे फ्यूमिगेशन करते हैं ओटी रूम को और रूम्स को, ठीक है। बीटा प्रोपियोलैक्टोन, बीटा प्रोपियोलैक्टोन क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कीटेन एंड फॉर्मेल्डिहाइड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 163 डिग्री सेल्सियस। 163 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कीटेन फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्स करके बॉईल करेंगे तो बीटा प्रोपियोलैक्टेन बनता है। इसका रैपिड बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी होती है, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है, और किल करता है जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, और वायरसेस को के ऊपर ये अफेक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आया? फॉर्मेल्डिहाइड गैस समझ में? चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया आज स्टरलाइजेशन? आज हमने केमिकल मेथड्स पढ़े हैं कुछ, जिसके अंदर लिक्विड हमने पढ़ लिए हैं, और गैस हमने पढ़ी है 3 तरीके, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई डाउट पूछना हो?